विल शो यू, एक सेकेंड। मेरे ग्रीक पंचांग है वो परीक्षा करता है। कोई सा भी कर लीजिए, मतलब वो देखना आना चाहिए। हिंदी इंग्लिश के तौर पे पता रहे, बस इतना ही पार्ट होता है। अभी जब तक सब लोग आए तब तक मैं इसको एक पार्ट जो मुझे समझ में आता है। यात्रा मुहूर्त में क्या होता है कि 1 2 3 4, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, 5 6 7 8, 9 10 11 12। तो ये जो है, जो राशि जो होती है चंद्रमा वाली राशि, जिस नंबर पर होगी, मतलब मेष राशि, वृष राशि, ये नंबरिंग हो गया राशि का। सो नंबरिंग क्या होता है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, 1 2 3 4, फिर सिंह, कन्या। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है जी, ये मीन लिखा है। अब आज की राशि है सिंह, तो राशि की डायरेक्शन कौन सी हो गई? 30। ईस्ट। तो आप ईस्ट में जा सकते हैं जिस दिन सिंह राशि है, और राशि जिधर आप फेस करते हैं, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है, उससे राइट साइड वाली डायरेक्शन अवेलेबल है। मतलब आपको मान लीजिए साउथ में जाना है, ठीक है, तो आप वेस्ट में भी जा सकते हैं। जो भी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन और राइट साइड, मतलब जब जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वहां पे चंद्रमा सम्मुख हो, या तो सामने हो या दाहिने हाथ पर हो। अगर ऐसे करके आप यात्रा में जाते हैं तो आपकी यात्रा जो है वो सफल मानी गई है। उसमें और भी बहुत पैरामीटर है, बट ये मोटा मोटा ये वाला पैरामीटर बहुत आराम से काम करता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो आप जब ईस्ट में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, तो ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, ये आपकी ओपन डायरेक्शंस है। आप साउथ में जा रहे हैं और चंद्रमा जो है वो वेस्ट में है, तो राइट साइड में पड़ गया। आपको किसी भी राशि के दिन, मान लीजिए जैसे ईस्ट का मैंने बोला, ये ईस्ट की बजाय मैंने राशि कर दी 2। 2 पे हो गई कौन सी राशि? साउथ। वृषभ। तो अगर वृष राशि है और वृष राशि के दिन आप साउथ में जा सकते हैं, और साउथ से राइट साइड में कौन सा पड़ा? वेस्ट। 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 ये इस पैच में आप जा सकते हैं। ये एक सिंपल मुहूर्त हो, मतलब अप्रोच होती है जो राशि से पता चलती है। तो मैंने जैसी देखा रैंडमली, तो मैंने कहा 7 तारीख, 6 तारीख का कोशिश करा, 6 तारीख का टिकट नहीं मिला, 7 तारीख का मिला, मैंने कहा करा डालो, देखी जाएगी। वेस्ट। जी।
अभी ये जो बताया ना, आप 1-2 महीने पहले के भी देख सकते हैं क्या बात का? कभी 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 पंचांग में वो, वैसे तो कायदेसर आप लोगों को पंचांग खरीद के उसको सीखना चाहिए। थैंक यू सर। किसी भी डेट का वो उसमें, ये ऐप मोबाइल ऐप में जो है वो उसको डाल सकते हैं, बट कभी कभी मोबाइल ऐप टेक्निकल एरर देती है तो वो पता नहीं चल पाता है। सर पंचांग कैसे देखें? मीन्स कैसे सीखें? पंचांग सिखा दूंगा किसी भी दिन क्लास में, उसमें क्या दिक्कत है। पहले आप लोग पंचांग खरीद लीजिए। सब लोग सर मेरे आराम पास से, है। आराम से अमेजन पे सब चीजें मिलती हैं। सब मेरे पास भी है। ठीक है। हाँ, तो पंचांग ले लीजिए। जब सब पे पंचांग आ जाएगा मैं उसकी पीडीएफ खोल दूंगा और फिर उसको बता दूंगा कैसे देखते हैं पंचांग। सर अभी जो आप जी बता सर। रहे थे उसका रेफरेंस पॉइंट जो है वो हमारे ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स है। डायरेक्शन जो है, नहीं, डायरेक्शन तो समझ में आ गया, लेकिन जहां से ईस्ट, जहां से साउथ, जहां से वेस्ट, तो वो जो रेफरेंस पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट हमारा लोकेशन है ना। ऑब्वियसली मैं मेरठ में हूं तो मुझे जम्मू जाना है, तो मेरे रेफरेंस पॉइंट में जम्मू नॉर्थ हो गया। हम्म। मेरे को दिल्ली जाना है तो दिल्ली मेरे लिए साउथ हो गया। पर दिल्ली को मैं वेस्ट मान के भी जा सकता हूँ। हाँ, लेकिन विद इन द स्टेट जैसे अगर मैं देखूं केवल विद इन द स्टेट, तो उस केस में मतलब रेफरेंस पॉइंट का थोड़ा फर्क पड़ेगा। मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को नागपुर जाना है तो नागपुर मेरे लिए नॉर्थ ईस्ट हो गया हाँ, अभी। तो मुंबई के पर्सपेक्टिव से ठीक है, लेकिन अगर मैं शायद कैलकाटा में बैठा हूँ तो वो मेरे लिए वेस्ट हो जाता है। राइट, बिल्कुल यही अप्रोच है। जहां से जहां जा रहे हैं वो डायरेक्शन कौन से उसमें आती है। डायरेक्शन को देखने का तरीका वही वास्तु ग्रिड की तरीके से 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ईस्ट हम्म, वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, और वो वैसे ही हो जाएगा। हम्म। ठीक है जी। चलिए, तो अब हम अपने उस पर आते हैं कि जो हम क्लास हमने लास्ट करी थी। तो ये हमने लास्ट करा था चक्रा सिस्टम। हाथों में और पैरों में चक्रा सिस्टम को हमने ऑब्जर्व करा था। अब इस चक्रा सिस्टम के पैरेलल जो है, मैं एक चीज शेयर करता हूं। पहले इसको एक सेकंड पूरा कर। जब हम वास्तु करते हैं तो हम ये वास्तु के टाइम पर प्राइमरली ये बोलते हैं कि क्या आपको पता है कि आपके घर वास्तु को कितनी ऊर्जा चाहिए। क्या आपको पता है कि आपके शरीर के चक्रास को कितनी ऊर्जा चाहिए। क्या आपको पता है कि आपके नक्षत्र प्लैनेटरी पोजीशन को कितनी ऊर्जा चाहिए। सो जब हम लेकर एंटीना से किसी चीज का भी मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट के रिलेटिव हम अपने पूरे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये तो अब हम ऐसे लिखते हैं, तो ये वाला पार्ट हो गया श्रीम लिखने का। लेकर एंटीना पे प्राइमरीली हम लोग मेजर करेंगे घर का वास्तु एनर्जी, चक्रा का एनर्जी एंड एस्ट्रोलॉजी का एनर्जी। और फिर उसको जानने के बाद उसको रिप्लेनिश करना शुरू करेंगे। अब अगर मैं इस अप्रोच को लेकर चलूं तो ये मेरा रेफरेंस सिचुएशन हो गया। ये इमेज पता चल रही है आप लोगों को? इससे सर लेकिन इसमें बेसिक, बहुत ही बेसिक डाउट है। हम समझ में तो आ रहा है कि ब्रह्म स्थान कहाँ होना चाहिए सेंटर में, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली देखूँ ना, मतलब इधर से दो डायगोनल खींचूं ऐसे, तो वो जहां पे मिलेंगे ना एक इमेजिनरी पॉइंट पे, अब वो मतलब
मान लीजिए मतलब बीच में एक पिलर है या बीच में एक बाथरूम है, मतलब वो ढंग से समझ में नहीं आता सेंटर। ठीक है, सेंटर के लिए मैं एक सिंह को ऐसी इमेज निकालता हूं जो इस पार्ट को एड्रेस करे। ये देखिए, ये यहाँ पर एक वास्तु मैप है ये। हम्म, ठीक है, हम्म, अब ये इसमें ये बालकनी बनी हुई है। जी। ये इसमें डायरेक्शनल प्लॉट हमने ले लिया। तो एक वो मैंने बोला था ना आप लोगों को परचेज करने के लिए, वो जो 360 डिग्री का वो था, हम्म, जी वो सर। ऐसे दिखता है ये, ऐसा दिखता है जो। राइट। जी। तो इसको जी सर। उठाया और इसको सेंटर में रखा। मैप मैप जैसे आपने जैसे बोला अभी, डायगनली डायगनल्स को कनेक्ट कर दिया। हम्म, सेंटर पॉइंट आ गया। सेंटर पॉइंट पे ईस्ट को आइडेंटिफाई कर लीजिए, ईस्ट नहीं करते तो नॉर्थ को कर लीजिए आइडेंटिफाई कंपास के थ्रू। जो एक्यूरेट 0 डिग्री नॉर्थ है उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? यस जो जी जीरो सर। डिग्री नॉर्थ है उस पे उस इस वाले कंपास को फ्रीज करके, इसको 0 डिग्री पे करके मैंने ये पूरे मैप को ऐसा बना दिया। इसमें ये 16 डायरेक्शन के तौर पे ये प्राइमरली जो मैंने इसमें डायरेक्शनल प्लॉट बनाया, वो ये मैंने सेंटर बनाया और इसको पूरे को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये ठीक है। 3 कौन जी। से पार्ट सर? ये एक, दो, इसे कौन से कलर पर डालूं, ब्लैक करता। ये हम्म, पूरे मैप को मैंने ठीक है। 3 पार्ट पे बांट दिया। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। ये आ रहा है समझ में? यस सर। जी। अब ये हर एक जगह मैंने इसका डायरेक्शनल वो आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे पास ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये मेरी एक डायरेक्शन हो गई। ऐसे करके मैंने दो दो डायरेक्शन को, ये आपको क्लैरिटी हो गई? यहां पर जो है हम ईस्ट और साउथ ईस्ट को मिलाकर ये डायरेक्शनल उसमें एक डोमेन की बात कर रहे हैं। कि यहां पर क्या पता चलता है, सोशल एसोसिएशंस पता चलती हैं और एंजाइटी और चर्निंग पता चलती है। मतलब क्या हुआ, अगर मेरा ईस्ट ब्लॉक्ड है तो वहां पर एंजाइटी और चर्निंग हो रही होगी। और ईस्ट अगर ब्लॉक नहीं है तो मेरे सोशल एसोसिएशन, हैप्पीनेस, ये सारी की सारी इस डायरेक्शन से पता चलेंगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? लिक्विड यस कैश है तो ये मेरा क्या कहते हैं इसको, साउथ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट हो गया। इन दोनों से क्या पता चला मेरा, लिक्विड कैश, ठीक है। कॉन्फिडेंस। लीडरशिप। ठीक है जी, तो लीडरशिप अगर ऑफ मैंने ट्रस्ट। इस तरह से इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करा तो मुझे पता चल गया कि, और ये मेरा सेंटर है। सेंटर का मतलब क्या हो गया, रक्षा, इम्यूनिटी, प्रोटेक्शन, केयर गिविंग, ये सारी डोमेन जो है ये मेरे सेंटर से आ गई। तो 8
8 साइड की डायरेक्शन और एक सेंटर की डायरेक्शन। हम्म, ठीक। तो जो चीज ब्लॉक होगी वो केवल आपको उस एरिया के जो डाइटी है, उसके जो स्ट्रक्चर्स है, उसकी एनर्जी को धीरे धीरे बढ़ाने जाना। धीरे धीरे आप एनर्जी कब बढ़ाएंगे? जब आपको ये पता हो। एक सेकेंड। सॉरी। तो तो जब मैंने इस पूरे पार्ट को देखा तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं एनर्जी को मेजर करता हूं तो मुझे ये पता है कि अगर मेरी एनर्जी 1500 है और मुझे 16,000 प्लस अपनी एनर्जी करनी है, तो मैं यहां पर कुछ ना कुछ डालता चला जाऊं। और मुझे अगर ये पता है कि किसी एक एरिया की 1500 है तो कोई एक एरिया की 7,500 भी एनर्जी होगी। तो ऐसे करके मेरे 8 सेक्शन अलग अलग एनर्जीज में होंगे। जिसमें लोएस्ट एनर्जी होगी सबसे पहले उस एरिया को ही डेवलप करना पड़ेगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस अब अगर आप इस मैप को देख रहे हैं तो इसमें कहीं बालकनियों की कहीं कुछ होगा, बट रैंडमली ये आपने एक एरिया डिफाइन कर लिया। ये पूरा का पूरा जो है ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। अगर हम 16 डायरेक्शन के मैप पे लेके चलते हैं, 16 डायरेक्शन के मैप में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है, इट डजंट हैव अ सेंटर। अब बिना नाभि का आदमी लगेगा कैसा, सोचिए। हमने तो कह दिया कि नहीं जी ये तो 16 डायरेक्शन वाला प्रोसेस है एंड ये ऐसा है ये वैसा है। बट वो 16 डायरेक्शन का जो फिजिकल हैपनिंग है वही एबनॉर्मलिटी दे रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये हमारे यहाँ 16 डायरेक्शन जो है वो कोई गलती के तौर पर है। 16 डायरेक्शन भी एक्यूरेट है। पर 16 डायरेक्शन कब एक्यूरेट है? जब आप ई और ई यहां पर गिने, ए और आई यहां पर गिने, री और री यहां पर गिने, ओ और औ ये यहां पर गिने, अ और आ यहां पर गिने, लिरी और लिरी यहां पर गिने, ऊ और ऊ यहां गिने, अह और अ यहां पर गिने। आप इस तरह से अगर 16 बनाते हैं तो ये आपका जस्टिफाइड है 16 बनाना भी। बट ये तो आप सेंटर को खत्म करके फिर 16 बना रहे हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जब मैं अपने, ये मेरा स्काई एलिमेंट है, ये वाटर एलिमेंट है, ये एयर एलिमेंट है, ये फायर एलिमेंट है, ये अर्थ एलिमेंट है। इट इज 100% डिफाइंड। जहां जहां भी मैं बाकी जगहों पर जाऊंगा वहां से मुझे स्ट्रक्चरल चीजों के तौर पे वो पता चलना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये इस तरह से हो रहा है। तो हमारे यहाँ यूनिफॉर्म, जैसे कोई चीज पार्ट्स में काटी जाती है उस तरह से उसका बाइफरगेशन नहीं है। उसका बाइफरगेशन किस तरह से? उस तरह से है जो कि एलिमेंटली पूरे प्रोसेस को बैलेंस कर रहा हो। इसलिए जब मैं अपनी रेमेडीज के तौर पर लेने बैठा तो मैंने रेमेडीज को, सर ये लास्ट पॉइंट समझा। एक सेकेंड। जी बताइए। ये वाटर एयर फायर अर्थ, ये पॉइंट मैं समझ नहीं पाया। आप जो समझा रहे लास्ट पॉइंट। अ ई उ री लिरी, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ।
अ ई उ री लिरी। ये एयर एलिमेंट है, ये फायर एलिमेंट है, ये अर्थ एलिमेंट है, ये वाटर एलिमेंट है, और ये स्काई एलिमेंट है। स्काई एलिमेंट के लिए साउथ वेस्ट है, एयर एलिमेंट के लिए नॉर्थ वेस्ट है, फायर के लिए साउथ ईस्ट है, वाटर के लिए नॉर्थ ईस्ट है, और अर्थ के लिए ये सेंटर है। इसमें क्या चीज नहीं समझ में आई सर? आप तो जो एरिया में वो कम है, वो एरिया में इसको डालना है, ये वर्ड्स। नहीं नहीं, मैं अभी ये नहीं बोल रहा कि क्या चीज डालनी है क्या चीज नहीं डालनी है। मैं अभी ये ठीक। बोल रहा हूं कि ये मॉडल में एम्बिगिटी है, हाँ जो हाँ कि वास्तु वाले 16 डायरेक्शन के प्रोसेस पे बोलते हैं। हाँ। मैंने ये नहीं कहा कि ये ओके। डालना है। डालने का ठीक। मैंने एक ऑल्टरनेट तरीका निकाला, जब मेरे को ये मॉडल के हिसाब से नहीं समझ में आया, तो मैंने कहा मैं एनर्जी को डालूं तो कैसे डालूं। तो मैंने ये तरीका निकाला। ये दिख रहा है आपको? यस। अब इसमें क्या चीज है जो हमारे लिए स्टैंडर्ड हो गई? मैंने बोला ये मेरा ये मेरा मूलाधार चक्र है। तो मूलाधार चक्र में मैं जो एनर्जी डालूंगा वो किसकी डालूंगा? मरकरी, ग्रीन कलर, गणेश, कार्तिकेय, जया, विजया, रिद्धि, सिद्धि, लाइकवाइज। ये मैंने एनर्जी कहाँ डाल दी? मूलाधार चक्र में। इसके यंत्र हैं तो मैंने यंत्र भी बता रखे हैं, उसके मंत्र हैं तो मंत्र भी बता रखे हैं। इन सबको जो है मैंने इस ब्लॉक के अंदर इस एनर्जी को डाल दिया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस। कोई डाउट? नो। राइट। नेक्स्ट बढ़ने पर मेरा स्वादिष्ठान चक्र आया। स्वादिष्ठान चक्र मेरा ये वाला पार्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट। अब इस नॉर्थ ईस्ट चक्र के लिए मैंने डिफाइन कर लिया, सती, पार्वती, शक्ति, शिवाय मना, ये मैंने मंत्र डिफाइन कर लिया। शुक्र का यंत्र मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। वाटर के जो वरुण देव के जो यंत्र वगैरह थे उससे रिलेटेड एक्टिविटीज को सबको मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। इसको डालने के बाद मेरा स्वादिष्ठान चक्र जो है वो जागृत हो गया। पहले मूलाधार, ये स्वादिष्ठान है। नेक्स्ट मेरा मणिपुर चक्र आ गया। मणिपुर के लिए मैंने विष्णु लक्ष्मी को डिफाइन कर लिया। मणिपुर के लिए मैंने जुपिटर का यंत्र डिफाइन कर लिया। तो ऐसे करके मतलब मैंने इसको यहां पर डिफाइन कर लिया। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, राहु, केतु, ऐसे करके 9 हो गए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, और ये 9। तो ऐसे करके मैंने अपने उसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, ये राहु, केतु। तो जिस ऑर्डर में मैं ये रेमेडी कर रहा हूं उसी ऑर्डर में मैंने चक्रा को ध्यान करके वहां पर उस चीज से रिलेटेड यंत्र को लगाया,
और मेरा उस क्वाड्रेंट का एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया। ये मंगल है, यहां पर मैंने यज्ञनी बीज मंत्र और अग्नि के बीज मंत्रों को डाला, और इसकी एनर्जी को मैं बढ़ाता चला गया। ये क्वाड्रेंट बैलेंस हो गया। लेकिन ये क्वाड्रेंट मेरा यहां पर आता है, इस जगह, हार्ट चक्र। तो जब मैं अपने चक्रास को देख रहा हूं और चक्रा के रेलिवेंट उन पॉइंट्स पे या तो यंत्र लगा दूं या फिर उस क्वाड्रेंट में यंत्र लगा दूं, ये मेरे को एक सिंपल अप्रोच, डुएबल अप्रोच लगा, जिससे कि मैं एनर्जी मेजर कर सकता हूं। कोई डाउट यहां पे? सुनील जी, कोई इस डाउट? लास्ट पॉइंट नहीं समझा सर, वापस जरा प्लीज समझे। क्या चीज नहीं समझे, पहले आप वो मुझे बताइए। आपने कहा कि जो, आपका वीडियो क्यों ऑफ है? सॉरी, गलती से रहा। नो तो प्रॉब्लम जी। आपने ये कहा कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, राहु एंड केतु आपने आइडेंटिफाई किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। और फिर बाद में ये सारे जो 9 क्वाड्रेंट्स है, जो हम अभी आपने बात की है, हाँ। तो उसमें जो सबसे लोएस्ट है, जो विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बॉटम, वहां पे मूलाधार चक्र का आएगा, वहां पे मर्क्यूरी ग्रीन कलर, गणेश, रिद्धि सिद्धि, जया विजया, यंत्र एंड मंत्र, इफ द एनर्जी इज लो दैट विल बी प्लेस्ड अकॉर्डिंगली। सिमिलरली, सर, ये नंबर्स की जो बात कर रहे थे, ये किस रेफरेंस में कर रहे थे? सर आपने कहा ना वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, 1 2 3 4। रेफरेंस क्या है इसका? ये अभी जो इस समय आया, ये रेफरेंस कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? मैंने अभी 3 दिन पहले न्यूमरोलॉजी के यंत्र का वो बनाया था, स्ट्रक्चर 1 to 9 वाला। तो मैंने 1 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा, 7 8 9। तो ये 1 to 9 जो है, उसको याद करने का क्या तरीका था? पहला सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा मंगल, चौथा बुध, पांचवा गुरु, छठा शुक्र, सातवां शनि, आठवां राहु, नौवां केतु। लिखा मैंने उस रेफरेंस से था। राइट। इसको अभी यहां पर नहीं लगा रहे। हर एक का हमने यंत्र बनाया था, और उस यंत्र बनाने के हिसाब से यस। वो सारे यंत्र ग्रुप में शेयर करे थे कि कौन सा यंत्र राइट। कौन से प्लेनेट के लिए काम करेगा, और उसके उस जगह जब हम बीज मंत्र लगा रहे हैं तो बीज मंत्र कैसे लगा रहे हैं। सो ऑल दैट वाज शेयर्ड। रेफरेंस राइट। वो वाला था। या, ठीक है सर, क्लियर। जी थैंक यू। प्रीति मैडम, आप कुछ पूछ रहे थे? सर यहाँ पे ठीक है सर, इसके अकॉर्डिंग अगर हमने फिलअप किया है तो ये ठीक है। लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था सर, ये नॉर्थ और साउथ, साउथ ईस्ट, ये हमारी इस जो ये चार्ट, ये स्लाइड जो दिखाई है इसके अकॉर्डिंग तो नॉर्थ है जहां हमने सूर्य को रखा है। साउथ में फिर मींस इसलिए नॉर्थ है मैं जहां कंफ्यूज सूर्य हो को गई रखा है? थी। नहीं 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 नहीं। ईस्ट और ईस्ट, वेस्ट ईस्ट के जो अकॉर्डिंग है ना जो सर? ईस्ट है वहां पे सूर्य को रखा है। जी सर, जी सर, वो पहले सर ऊपर नीचे हमने ऐसे लिखा था तो वो डायरेक्शन का मुझे कंफ्यूजन हो गया था कि ये। नहीं नहीं, मैं नहीं, डायरेक्शन की बात नहीं है। मैं तो ये जो ह्यूमन बॉडी है उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड करा। 9 डायरेक्शन हाँ, है और 9 ही चक्रास है। हाँ जी। तो जो ठीक चक्र है सर। है उसमें मैं बात तो स्वादिष्ठान चक्र की कर रहा हूं। यहां पर मैंने इस पॉइंट को मेजर करके यहां पर एक यंत्र लगा दिया। लेकिन इस हाँ यंत्र को यहां लगाने पर मेरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो ये वाला है, ये जी वाला। सर, जी सर, तो ठीक ठीक इसकी ठीक, हाँ एनर्जी जी। जो है वो बदल जाएगी। ऑब्जेक्टिव ये बताने का था। आप समझ गई सर। ठीक है ठीक ना? है, वो ठीक। तो जब मैं हाँ लिख जी, रहा था तो लिखते लिखते वो फ्लो मिस हो जाता है कि कहाँ कौन सी डायरेक्शन है। बट वास्तु हाँ पुरुष जी। का हेड जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। ये बाय डिफॉल्ट याद रखने के लिए है। जी सर, ठीक है सर, आप समझ गए सर।
थैंक यू सर। ठीक है जी। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन इसमें? सर ये सोलर चंद्रशेखर। डायरेक्शन हम्म। सर ये सोलर डायरेक्शन से जब पैरेलल करेंगे इसको, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का क्वाड्रेंट जो आपने दिया है, तो ये सोलर डायरेक्शन में पैरेलल होगा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ऐसा क्या? या ईस्ट जो है ये ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट ऐसा होगा? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट होगा, ओके। एंड ये होगा ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट होगा। राइट राइट राइट। राइट राइट। ठीक है ठीक है ठीक हर है। एक से राइट वाला जो है वो ऑर्डर पकड़ लेंगे ना, हाँ हाँ तो राइट वो राइट 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 ऐसे राइट। करके चलता जाएगा। समझ गया। मतलब मैं जो चीज हाईलाइट करना चाह रहा हूं वो ये है कि वास्तु में किसी ने 16 एलिमेंट्स को बेस बोल दिया। हम्म जब उसने 16 एलिमेंट्स को बोला तो उसने क्या बोला? आपको तो पता ही है 16 स्वर होते हैं। बोले हाँ जी। बस, तो ये 16 एलिमेंट हो गए। हम्म तो विदाउट नोइंग कि कोई स्ट्रक्चर का ओरिजिनल एलिमेंट अप्रोच क्या है, किसी ने कहने के लिए चीजों को कह दिया, बट उसका एलिमेंटली वो करेक्ट बैठ भी रहा है या नहीं बैठ रहा, इसका उसको कोई क्लू नहीं था। एंड ये टिपिकली फेंगशुई डोमेन वाले लोगों ने हमारे पूरे सिस्टम में इस तरह से चीजों को डालते चले गए कि जहां पर कि हमारा कोर सिस्टम ही करप्ट हो गया। अब जब हमारे को, हम नॉर्मली कैसे बात करते हैं? अ आ, ई ई, उ ऊ, री री, लिरी लिरी। अब किसी को यही नहीं पता कि री और लिरी कोई दो डोमेन एग्जिस्ट भी करती हैं। लिरी पता ही नहीं। तो आपका स्ट्रक्चर तो किसी ने धीरे धीरे करके आपको छीन लिया ना। मैं आपको अपना रेलेवेंस बताता हूँ। मैं क्योंकि एजुकेशन के एक बच्चों के करिकुलम के तौर पे काम कर रहा था, तो मेरे सामने जो है वो, मतलब मैं वर्ल्ड इकोनॉमीज के बारे में पढ़ रहा था, तो वहां पर उन्होंने क्या बोला कि जो बेस्ट इकोनॉमीज जो हैं वो सिंगापुर इज दी वर्ल्ड्स बेस्ट इकोनॉमी। एंड उसने जो है पिछले 20-30 साल में जितनी ग्रोथ करी है वो फिनॉमिनल है। एंड वर्ल्ड्स टॉप 6 स्कूल्स जो हैं उनके ऊपर जब उन्होंने बोला तो उनकी कॉन्फ्रेंस भी सिंगापुर में हुई, क्योंकि जो वर्ल्ड के टॉप 6 स्कूल्स थे उसमें से कुछ स्कूल जो हैं वो सिंगापुर के थे। इंडिया का कुछ भी नहीं था। मैकिंजी एजुकेशन ने एक रिसर्च पेपर लिखा कि ये जो है ये बच्चों के हिसाब से क्या चीज चाहिए। तो आप, उन्होंने कहा देखो जी, हमें नहीं मतलब कि ये बच्चों के हिसाब से क्या चीज चाहिए। एजुकेटेड की डेफिनेशन जो है वो एक, मतलब ये ऑक्सफोर्ड में डिक्शनरी के अंदर एक एजुकेटेड की डेफिनेशन है, हम उस डेफिनेशन के हिसाब से बच्चों को तैयार करते। देर इज नथिंग अदर देन दैट। अब मैंने सुना तो मेरे को एकदम से इंटरेस्टिंग लगा कि ये मैकेंजी का रिसर्च पेपर है और उसमें उसने पूरा का पूरा काम करा है। तो उसने बोला वहां पर कि ये जो क्या कहते हैं इसको, उसने बोला द न्यू एजुकेटेड, वो एजुकेटेड जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, हम उसके हिसाब से बच्चों को तैयार करते हैं। तो उसने बोला डू यू फील द नीड ऑफ अ न्यू एजुकेटेड? तो बोले हाँ। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया कि ई ब्रैकेट के प्लस टी प्लस एल, के फॉर नॉलेज, के फॉर नॉलेज, टी फॉर थिंकिंग स्किल्स, एल फॉर लीडरशिप, एंड ई इज फॉर, मतलब सम टोटल ऑफ दीज थ्री ऑन द बेसिस ऑफ ई, मतलब एथिकल अंडरपिनिंग। जब मैंने ये वाला पार्ट सुना तो मैंने कहा नॉलेज में तो इनको ये भी नहीं पता कि ये ज्ञान और विज्ञान का फर्क क्या होता है। तो ये हमारे को कैसे कोई चीज बता सकते हैं?
लीडरशिप में पूरी दुनिया का लीडर पहले रशिया था, फिर यूएसए हुआ, कल को चाइना, फिर इंडिया होगा। तो इनको लीडरशिप का भी ट्रेंड नहीं पता, अदरवाइज ये कॉन्टिन्यूसली लीडरशिप की पोजीशन पर रुक सकते थे। थिंकिंग स्किल्स में जो पूरी दुनिया में सबसे प्रोमिनेंट थिंकिंग स्किल्स हैं वो भारतीयों की हैं, क्योंकि उन्हें जो है वो कण कण में ईश्वर पढ़ाया जाता है। तो कण कण में ईश्वर पढ़ाने का मतलब क्या है? ईश्वर एक हिडन सेगमेंट है, बट वो इंस्ट्रक्शन में आपको इंस्ट्रक्शन कुछ भी लिखा सही, लेकिन उसका जो हिडन सेगमेंट है ईश्वर, वो अपने आप उसको अज्यूम कर लेते हैं। तो थिंकिंग स्किल्स जो है वो ईश्वर से कनेक्ट करने जितना सिंपल और कॉम। एक सेकेंड जी। सॉरी। तो जब मैंने ये पूरे प्रोसेस में समझा तो मैंने कहा थिंकिंग स्किल्स में भी जो है वर्ल्ड ऑर्डर में ये लोग हमारे आसपास भी नहीं आ सकते, क्योंकि हमें शुरू से ईश्वर के बारे में बताया गया, बट ईश्वर को हिडन के तौर पर रखा गया है। लीडरशिप तो जब, और एथिक्स में पूरी दुनिया में जो एथिक्स रिलेटेड जो स्टडीज है वो हार्वर्ड में पढ़ाई जाती है, और उसमें एक ही बुक पढ़ाई जाती है, उसको कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। तो पूरी दुनिया में एथिक्स पढ़ाने के लिए भी इनको हमारे टेक्स्ट को देखना था। तो मैंने कहा अगर ये सारा टेक्स्ट हमारे हिसाब से है, इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम का जो न्यू एजुकेटेड है वो भारत की डोमेन पे ड्रिवन होगा। तो क्यों ना मैं मेरे टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करूं इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द डिटेल्स की, जहां पर कि मैं विदेशियों के कंटेंट को पढ़ के अपने सिस्टम को सेल्फ डिफाइन करूं। तो ऐसे करके मैंने वो मैकिन्जी के पेपर से नेक्स्ट लेवल आइडेंटिफाई करते हुए 2011 में बच्चों के करिकुलम पे काम करना शुरू करा। अब जब मुझे पता चल गया कि सिंगापुर है, मैंने सिंगापुर किसी एक फ्रेंड को बोला, मैंने कहा यार वहां से ना स्कूल की पहली क्लास से लेकर और 12th क्लास तक की जितनी भी किताबें हैं वो सारी खरीद के भेज दे, बाजार में जा रद्दी की दुकान पे जो सेकेंड हैंड किताबें हैं वो मिल जाएंगी। तो वो वहां से मिल गई और वो मैंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी कि भाई ऐसा ये क्या पढ़ा रहे हैं जो हम नहीं पढ़ा रहे अपने बच्चों को। जबकि इनके यहाँ नए एजुकेशन, मतलब सिंगापुर के आप एजुकेशन पॉलिसी पढ़ें, फिनोमिनल वर्क। वहां पर ये लिखा हुआ था कि बच्चा जो है अनाथ हो सकता है, बच्चा जो है वो तलाकशुदा महिला का बच्चा हो सकता है, विधवा का बच्चा हो सकता है, और बच्चा जो है वो मतलब बच्चे को पता ही नहीं है कि उसके पेरेंट्स कौन है, तो ऐसे करके ऑर्फन भी हो सकता है। बट बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य है, इसलिए देश की जिम्मेदारी है कि बच्चों के लालन पालन को वो ओन करे, क्योंकि तभी वो देश के भविष्य को ओन कर सकता है। और अगर वो देश के भविष्य को ओन करना है तो ये जिम्मेदारी जो वहां का प्रधानमंत्री है उसने देश के स्कूल्स को दी, और स्कूल्स ने वही चीज देश के टीचरों को दी, स्कूल के टीचर्स को, कि हम आपको इस देश का भविष्य बनाने के लिए सारी सपोर्ट देंगे। अब ये बड़ा पावरफुल सा स्टेटमेंट था कि बच्चा कोई भी हो सकता है, पर वो बच्चे की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी हमारे देश के स्कूल्स की है, और स्कूल्स के बाद वो जिम्मेदारी स्कूल के टीचर्स की है, ऐसे करके। मैंने कहा ये इतना गंभीर सिद्धांत है, ये जो है ये कोई भारतीय ही चिंतन दे सकता है, नॉन भारतीय के तो बस की भी नहीं है कि ये चिंतन दे पाए। अब सिंगापुर था तो नहीं मुझे पता था। अब जब मैंने वहां की उनकी वेबसाइट खोली, उसके जो एजुकेशन ड्राफ्टिंग कम्युनिटी जो थी उसको देखा, उसमें 5 तमिल ब्राह्मण थे, एक दो भी नहीं, 5 तमिल ब्राह्मण थे जिन्होंने की सिंगापुर की एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट करी थी। तो मेरा दिमाग तो चलना शुरू हो गया कि भाई मैं जिन डॉट्स पे सोच रहा था कि फिनोमिनल एजुकेशन अगर बच्चों को देनी है तो आपको अपने ही सिद्धांतों को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, और एक अच्छे मानसिकता मतलब एक श्रद्धा बुद्धि वाले तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ये तो हो गया जी ये वाला। फिर मैंने वहां से सिंगापुर की किताबें मंगवाई। जब सिंगापुर की किताबें मंगवाई तो इंग्लिश में
वहां पर जो है 13 वॉवेल्स दे रखे थे। मैंने कहा यार हमारी तो उम्र बीत गई पढ़ाई करते करते, ये 5 वॉवेल सिस्टम तो हमें पढ़ाए गए, ये 13 वॉवेल सिस्टम क्या होता है? तो वो 5 के अलावा जो वॉवेल सिस्टम थे उसको डिप्थोंग्स कहते थे। ठीक है जी। मेरे यहाँ कितने वॉवेल्स थे? 16। पर मुझे पढ़ाए कितने गए? 5। ये कहकर कि देखो अंग्रेजी भाषा कितनी सिंपल है और आपकी संस्कृत कितनी मुश्किल है। मेरा जो कॉन्स्पिरेसी का जो एंगल है वो उसका रीजन ये है, हम तो भाषाओं पे लड़ रहे हैं, पर लड़ते लड़ते हम अपनी भाषा के कोर पॉइंट को नहीं देख रहे कि बाहर देश की भाषा में 16 स्वर है और 36 व्यंजन है। तो जब तक मैं उस सिस्टम को देखूंगा, कंपेयर नहीं करूंगा, जानूंगा नहीं, तो मैं तो भटकता ही रहूंगा ना। तो ऐसे करके मुझे वो भाषा के 16 स्वर की प्रक्रिया पकड़ में आई। फिर 16 स्वर जो है, जब मैं तंत्र राजतंत्र पढ़ रहा था तो उसमें उसका एलिमेंटल एनालिसिस दे रखा था कि अ किस में आता है, आ किस में आता है। तो जहां जहां गलत वो थे, जैसे य र ल व श जो है वो गलत वो था क्या, ह या व र ल। तो मैंने वो सारे करेक्शन करे, फिर वो पूरा एक एक चीज का एलिमेंटली करेक्शन करके फिर वो षोडश मात्रिका और षोडश संस्कार जो है उसकी अप्रोच को देखा समझा। फिर उसके बाद जो है वो पूरी प्रक्रिया को जब एलिमेंटली डिफाइन करके मैंने वो क्या कहते हैं उसको, षोडान्यास पढ़ा। जब वो षोडान्यास पढ़ा तो पता चला कि ये जिस चीज को जहां डाल रहे हैं वहां डालते ही उसका एलिमेंट ही चेंज हो रहा है। अब जब आप लिख रहे हो अ और आ, जबकि है क्या, अ ई उ री लिरी, ऑर्डर ये था, किसी ने ऑर्डर चेंज कर दिया तो मेरा पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो एक एक चीज को ढूंढ ढूंढ के एक एक चीज को करेक्ट करने में इतना टाइम और एनर्जी लगा, मतलब 4-5 साल तो कब निकल गए लाइफ के पता ही नहीं चला। तब मुझे समझ में आया कि ये कोई भी साइंस इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि उसका ऑर्डर। फिर मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा बकायदा। अब मैं सबको कब तक बताता रहूंगा, हाँ भाई किसी को देखना है ये एक रिसर्च पेपर है, इसमें पढ़ लो, ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर था। उसमें जो बुक्स के रेफरेंस थे वो भी सारे दे दिए, षोडान्यास वगैरह, वो नौ चक्रा का भी मैंने उसी में ही डाला। बिकॉज हमें तो कब तक आप किसी से लड़ते रहोगे कि 7 चक्रा है 9 चक्रा है। मैं गया वहां पे, कौन सी जगह थी बैंगलोर में, आईआईएससी बैंगलोर में गया था, वहां स्टे था मेरा। और नियास करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस करके जो है वो, मतलब हमारे देश में फिजिक्स की डेफिनेशन जहां से शुरू होती है वो जगह थी। जब मैं वहां पहुंचा और वहां पर जो है वो एक बंगाली वो थे, जो वहाँ के साइंटिस्ट थे, उनसे बात बात चल रही थी। बात करते करते जो है उनसे पता चला कि अरे, बोले आस्तिक और नास्तिक क्या होता है, अभी तो गॉड की एग्जिस्टेंस ही प्रूव नहीं हुई। मैंने हाथ ही जोड़ लिए उस बंदे से। मैंने कहा जी अब मैं समझ में आ गया कि हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी एक्चुअली पूरे क्रिश्चियन मिशनरी के तरीके से ही चल रही है, हमारे देश में अपना वाला कोई पार्ट नहीं है। बट आप कहां तक फाइट करोगे? जब मुझे समझ में आ गया कि ये वाला चीज है, फिर मैंने मेरी निश डिसाइड करी। बीच में कुछ इंसिडेंट हो गया था, एक वो आईएम वाले बंदे ने मुझे बोल दिया, डोंट टीच मी एजुकेशन, आई नो व्हाट एजुकेशन इज एंड आई एम बेटर एजुकेटेड देन व्हाट यू आर। तो मेरा वो वाला ब्रिज कनेक्ट हुआ कि मैंने कहा अब मेरी जो निश हो वो डोमेन हो जिसमें कि कोई मुझे खड़ा होकर चैलेंज ना कर पाए। तब मैंने मंत्र और हीलिंग वाले प्रोसीजर को डिफाइन करा और फिर एक एक चीज को करता चला गया। अब आदमी कहता है कि यार देखो ऐसा है, ये तो पता नहीं कि ये क्या जानता है क्या नहीं जानता, बट इसके करने से जो है वो हीलिंग तो हो रही है, बीमारी के पैरामीटर तो कम हो रहे हैं। तो 3 ही चीजें होती हैं साइंटिफिक डोमेन में, एक ऑब्जर्वेशन, एक अंडरस्टैंडिंग, एक उसकी एप्लीकेशन। तो जो चीज ऑब्जर्वेशनल डोमेन में आ गई तो आपने पहला बड़ा काम कर दिया। उसकी अंडरस्टैंडिंग आप कर पाओ नहीं कर पाओ, लेकिन अगर आपने उसकी एप्लीकेशन भी दिखा दी देन इट बिकम्स अ कॉन्क्रीट साइंस, क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन और जो उसकी एप्लीकेशन है उसको बांध दिया। तो अब जब तक गौरव शुक्ला और आरती शुक्ला हीलिंग कर रहे थे कोई फर्क नहीं था। कल को जो है वो रजनी जी भी खड़ी हो गई, बोलो मैं भी ये करके दिखाती हूँ। परसों प्रीति जी भी खड़ी हो गई।
तरसों लक्ष्मी जी भी खड़े हो, ऐसे करके सब खड़े होते चले गए। हाँ मैं भी ये करके दिखा रहा हूं, मैं भी ये करके दिखा रहा हूं। देन इट बिकेम एन एप्लीकेशन। अब आप लगाते रहो अपनी अंडरस्टैंडिंग की कि भगवान है नहीं है। अब नहीं है तो तुम बता दो क्या फर्क लाए तुम, और है तो बता दो। तुमने उसको डिफाइन तो हमारे यहाँ क्या हुआ कि किसी ने जब देखा, मतलब मार्केटिंग क्योंकि पढ़ी तो उसमें हमें क्या सिखाते थे, तीन स्ट्रेटेजी होती है, करप्ट, कन्विंस और कंफ्यूज। तो या तो आप सीधे सीधे उस सिस्टम को खरीद लो, करप्ट कर दो पूरा का पूरा। तो हमारे यहाँ किसी ने क्या करा, बहुत सारे भगवान बना दिए। अब तुम अपने आप ही अपना सर मारते रहो कि ये कौन सा भगवान असली है कौन सा नकली है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया कि मतलब मेरी अपनी पर्सनल फाइट कितनी डीप थी, क्योंकि मुझे हर जगह खड़े होकर किसी एक अपने को, किसी एक जानकार को जो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट था, उसको ये बोलना पड़ता था कि नहीं आपको ये सब्जेक्ट नहीं पता। कोई भी हो इतना पेनफुल होता है, उतना प्रॉब्लमेटिक होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप हर सब्जेक्ट को अज्यूम कर लेते हो। और जैसे ही आप सब्जेक्ट को अज्यूम करते हो, उसी पॉइंट ऑफ टाइम से उस सब्जेक्ट का साइंस खत्म हो जाता है। अब जब हम अपने बच्चों की तरफ देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो उनका पूजा पाठ करने का तरीका कम हो गया, तो हम कहते हैं बताओ ये बच्चे नास्तिक हो गए, ईसाई हो गए। बच्चों के नास्तिक होने और ईसाई होने की प्रॉब्लम थोड़ी है। प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चों के सामने एक लॉजिकल सिस्टम रख ही नहीं रहे। आज पूरे दुनिया में 26 करोड़ बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर पढ़े लिखे हैं, गिटहब कम्युनिटी का पार्ट है। 800 करोड़ की आबादी में 26 से 30 करोड़ बच्चे अगर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब उनके पास कोई स्ट्रक्चर तो होगा जिस स्ट्रक्चर से वो कनेक्ट हो रहे होंगे। एज अ रिजल्ट हमारे यहाँ कॉम्प्लिकेशन आया। तो जब मैंने वो एक एक कॉम्प्लिकेशन हटाया, तब वो स्ट्रक्चरिंग का पार्ट आया। तो अब जब मेरे सामने मेरे घर का वास्तु आया और मेरे सामने ये चैलेंज आया कि मैं क्या करूं कि इंस्टेंट उस घर का वास्तु की एनर्जी चेंज हो जाए, तब मैंने डाइटीज को स्टडी करना शुरू करा। कि मैंने अब जैसे मान लो गायत्री महामृत्युंजय को आइडेंटिफाई करा या प्लवमान को आइडेंटिफाई करा और मैंने उसको नॉर्थ वेस्ट में डाल दिया। डालते ही उस घर की एनर्जी चेंज हो गई। जैसे ही एनर्जी चेंज हुई, इंस्टेंटली जो चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी उनकी एनर्जी पेस में भी फर्क आना शुरू हो गया। एंड दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस तो अब घर में किसी ने बोला भाई साहब आपका तो नॉर्थ वेस्ट ही कटा हुआ है, आपका तो कोई भी चीज, आपके यहाँ पे तो वायु के रोग होंगे और ये होगा वो होगा। भाई ये तो ठीक है, समझ में आ गया, मैं परेशान हूँ ऑलरेडी, आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है कि जी बधाई हो आपको कैंसर है। और बोले बता उपाय बताओ, बोले नहीं आप पहले कैंसर का टेस्ट कराओ। तो कितने का है, बोले 50,000 रुपए का। आपने 50,000 रुपए का टेस्ट कराओ, बोले बधाई हो आपको 4th स्टेज का कैंसर है। बोले वो तो ठीक है, लेकिन इसका रेमेडी क्या है, सॉल्यूशन क्या है? अरे भाई साहब सॉल्यूशन होता तो हम यहाँ बैठे होते। तो भाई तूने 50,000 का टेस्ट क्यों कराया मुझे? यार टेस्ट नहीं कराते तो ये कैसे पता चलता कि आपको कैंसर है? ये हमारी वास्तु स्थिति है। जब तक मैं रेमेडीज पे काम नहीं करूंगा, तब तक मैं फंडामेंटल सॉल्यूशन नहीं जनरेट कर सकता। तो मैं 16, 24, 81 इन कॉम्प्लिकेशन में जाऊं क्यों? पहले एक चीज ठीक कर देता हूं। वो पहली चीज कौन सी है? 5 एलिमेंट। 5 एलिमेंट ठीक कर लिए, मेरी ग्रॉस बॉडी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब जो सटल बॉडी का चैलेंज है, मैं उसके 5 एलिमेंट को ठीक कर लूं। फिर सटल बॉडी जो है वो कॉजल बॉडी पे डिपेंडेंट है, तो कॉजल बॉडी के वो ठीक कर लूं। तो हर जगह मैंने वो बीज मंत्रों को लिखा, उस डायरेक्शन के हिसाब से एक यंत्र बनाया। यंत्र बड़ा हो छोटा हो, लिखा तो भगवान का ही नाम है। तो उस यंत्र को लगाने से वो जगह का बेस स्ट्रांग होता चला गया। दैट्स हाउ आई वॉज एबल टू रिजॉल्व फ्यू चैलेंजेस। एंड इट्स अ लॉन्ग वे, मतलब हम साइंटिफिकली उसके तौर पे काम करते जाएंगे और उसको ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो यस इसलिए ये वाली जब हम पीपीटी देख रहे हैं, तो हमारे को यहां पर
सर सर आपका रिसर्च पेपर शेयर करेंगे आप? हाँ, वो जो तो इसी इसमें ही, अब उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे तो मिल जाएंगे। वो सर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस को आपने जो दिया था। नहीं नहीं, उनको मैंने कोई रिसर्च पेपर नहीं दिया, उनके नहीं, साथ तो अच्छा, डिस्कशन। आपने जो पब्लिश किया वो हमसे शेयर हाँ, मैं करेंगे। अपने अपने पब्लिश्ड वाले जो हैं वो रिसर्च पेपर शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड। थैंक यू सर। सर जी मैम। बच्चे, अब जो बच्चे हैं, वो पूजा पाठ में कुछ नहीं इंटरेस्ट रखते, कुछ भी बताए तो आरती में उड़ा देते, फिर उनको कैसे रास्ते पे लाना? मैडम, रास्ते पे लाने की जरूरत नहीं है, श्रीम लिखवाना शुरू करिए बस। वो भी नहीं मानते ना सर। नहीं, आप उनके सामने लिखेंगे तो वो भी मानेंगे। ये मैंने एक लिखा है, मेरे वेबसाइट पे है, सारे के सारे धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे आपके पास में। थैंक यू सर। राइट जी। तो अब यहां पर हमने जो है, ये पूरे प्रोसेस में एक स्केल को देखा। इस स्केल के बाद मैंने ये 5 यंत्र आइडेंटिफाई करे, ये पांचों यंत्र 5 डायरेक्शन के हिसाब से बनाए और ये ग्रुप में सबको शेयर कर दिए। तो जब आप इस यंत्र को लगाते हैं तो लगाने के बाद आपको ये पता चलेगा कि कितना आपका एनर्जी गैप है। ठीक है। तो चंद्रशेखर जी है ना? हाँ। तो चंद्रशेखर जी, ये जो है हमने यहाँ पर ये साउथ ईस्ट का यंत्र बनाया, ये सेंटर का, और ये जो मैंने आपको इमेजेस शेयर करी है उसमें ये यंत्र की इमेजेस भी हैं। ये नॉर्थ ईस्ट का, ये नॉर्थ वेस्ट का, और ये साउथ वेस्ट का। तो ये स्काई, फायर, अर्थ, वाटर और एयर, इस तरह से ये मैंने यहां पर 5 यंत्र लगाए एज फर्स्ट स्टेप। ठीक है। तो मैंने पहले क्या करा, लेकर एंटीना से प्रॉपर्टी का एनर्जी मेजर कर लिया कि विदाउट एनी यंत्रास प्रेजेंट सिस्टम में कितना एनर्जी है। फिर ये मैंने 5 यंत्र लगाए। 5 यंत्र लगाने के बाद मेरे पूरे सिस्टम का एनर्जी बॉडी में कितना चेंज आ गया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो मैंने इन द फर्स्ट प्लेस, जैसे कोई वास्तु मैप की स्टडी करी, तो वास्तु मैप की स्टडी में मैंने पूरे प्रॉपर्टी को 5 पार्ट में बांट दिया, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो व्हेन डिवाइडिंग इट इनटू 5 पार्ट्स, उन 5 पार्ट्स में ये 5 यंत्र लगा दिए। यंत्र लगाने के बाद ओवरऑल प्रॉपर्टी की एनर्जी में कितना डिफरेंस आया। अगर ये वापस पूरी प्रॉपर्टी 16,000 यूनिट बोविस यूनिट पे कन्वर्ट हो गई, दैट मीन्स कि ये एनर्जी जो है, जो मैंने डाली वो कंप्लीट थी।
अदरवाइज आई विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग एनर्जीज ऑफ एक, दो, तीन, चार। फिर इनको करेक्ट करूंगा, इन पे यंत्र प्लेस करूंगा। ऐसे करके मैंने ये पूरे स्ट्रक्चर को धीरे धीरे करके 16,000 पर लाना है। फिर 16,000 पे कितने दिन रिटेन रही वो प्रॉपर्टी, वो पार्ट। फिर रिटेन के बाद में जो घर के इवेंट्स थे उनमें कितने टाइम के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट आया। एंड आई एम नॉट पुटिंग एनीथिंग टू कंस्ट्रक्शन, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, सिर्फ मैं यंत्र लगाता जाऊंगा। तो मैं गया वहां पर श्रीशैलम में, हैदराबाद। बिठाओ, टाइम लगेगा। तो मैं गया श्रीशैलम हैदराबाद। वहां पर जो है देवी माँ का मंदिर जो था, उसमें उसके सामने माँ की मूर्ति के, वो ब्रह्मरांबा जो टेम्पल था, उसके अंदर उसके सामने टेम्पल में एक बहुत बड़ा यंत्र बना हुआ था। उस पर सब लोग सिंदूर चढ़ा रहे थे और ब्राह्मण जो है वो मंत्रोच्चारण कर रहे थे। फिर वो सिंदूर उठा के उन लोगों को दे देते, बोले अब आप इसे घर में जाके यूज करो, अब ये पूरा चार्ज हो गया है और ये अब आपके घर में प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। और ये चित्र वगैरह है, वो फूल प्रसाद और वो सब देते थे। सो आई रियलाइज्ड कि पूरे प्रोसेस में अगर मैं इसी चीज को, फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में भगवान की फोटो है, आप उस पे तिलक वगैरह लगा रहे हैं, क्या वो फोटो भगवान है? पर आप लगा किसके रहे हो? फोटो के। तो इसका मतलब क्या हो गया? आप माइंड मैपिंग कर रहे हो, आप उस चित्र को देख रहे हो और अपने मन में ईश्वर का ध्यान कर रहे हो और उस चित्र पे सामान चढ़ा रहे हो। आपने एक पत्थर को उठाया, उसको माइंड मैपिंग करी कि ये शिवलिंग है। अब उस पे दूध, घी, शहद, कुमकुम ये सब चढ़ाते रहे, शिव के मंत्र बोलते रहे। क्योंकि शिव को आपने एजम्पशन क्या ड्रॉ करा कि कण कण में भगवान है। तो अगर हर कण ईश्वर से ही बना है तो हर कण के अंदर ईश्वर है, तो मैं उस ईश्वर का पूजन कर रहा हूं। अब जब ये मुझे प्रोसेस समझ में आया, तो मैंने कहा सबसे पहले अपना फोटो उठाइए, हस्बैंड वाइफ का फोटो उठा लीजिए या पूरी फैमिली का फोटो उठाइए और उस फोटो के ऊपर श्रीम लिखना शुरू करिए। अब श्रीम में क्या है? षटकोण का शाह मतलब शिव, क्षत्रिय शाह मतलब शक्ति, और र मतलब उनके बीच का रस। तो अब श्रीम रूपी ईश्वर इस चित्र में वास करने वाले हर एक के ऊपर अपनी कृपा करे। ऐसे करके मैंने वो फोटो के ऊपर श्रीम लिखना 3,000 टाइम्स, वो लिखते जाओ। अब राइट हैंड से लिखो, लेफ्ट हैंड से लिखो, दोनों हाथों से लिखो। मैनिफेस्टेशन क्या था? मैनिफेस्टेशन था कि मैं ईश्वर को अपने लेफ्ट ब्रेन में, राइट ब्रेन में, मिड ब्रेन में, हर जगह इन्वोक करता जाऊं। बट मैं अगर खुद इन्वोक हो गया तो वाइफ का क्या होगा? वो तो बेचारी वैसे ही जो है दबी कुचली निपटी हुई है। तो अब उसको मैंने और, अब चलो भाई, अब मैं और मेरी पत्नी दोनों ही उच्च कोटि के हो गए और बच्चे डफर रह गए, तो सब कहेंगे कि बताओ, बच्चे जो हैं तुम्हारे डफर हैं, तुम बनते अपने आप को शिव शक्ति हो। मैंने भी बच्चों को भी इंक्लूड करो। अच्छा, वो सब तो ठीक है कि सारे इंटेलेक्चुअल है, लेकिन घर जो है वो टूटा फूटा खंडर है, घर में नोट पानी नहीं है। तो मैंने कहा भाई घर को भी इंक्लूड करो। ऐसे करके मैं धनवान, मेरे भगवान धनवान, मेरा घर धनवान, सब कुछ एक जगह ले लिया। अब इस सब में जो है ब्रह्मा विष्णु शिव जिसको भी डालना है। तो भाई ये सब कहाँ से निकले? बोले जी ये तौरत्र के महालक्ष्मी से सब कुछ निकला है, उन सबको डालते जाओ। अदरवाइज आप कहोगे जी वैसे ही हमारे पास इतने सारे फालतू की चीजें हैं, अब आपने एक नई चीज और दे दी। अब हम फोटो पे जो लिख रहे हैं और सारे घर वाले कह रहे हैं ये पता नहीं क्या तंत्र मंत्र करते रहते हैं, हर समय बैठे हुए किसी के फोटो के ऊपर वो लिखते जाते हैं। तो ऐसे करके हुआ। बट द थॉट इज वेरी सिंपल।
आप जब भगवान के मंदिर में जाकर उनको फूल चढ़ाते हो, फल चढ़ाते हो, मिठाई चढ़ाते हो, तो वो तो पत्थर है ना। वहां पर क्या चीज करी? बोले जी वहां पर हमने प्राण प्रतिष्ठा करी है। प्राण प्रतिष्ठा में क्या करा? बोले जी हमने मंत्रों से भगवान के सारे अंगों में ईश्वर का न्यास कर दिया। तो वो तो आप अपने शरीर में भी कर सकते हो। बोले हाँ जी। आपके शरीर में तो जीवित आत्मा है। बोले हाँ जी। तो बस मैंने उस जीवित आत्मा को लक्ष्य करके उसको शिव शक्ति या तौरेतिक के महालक्ष्मी का अंश मानते हुए उस चित्र में जिसमें कि पूरा घर वास्तु पुरुष के साथ मौजूद है, उन सब पर श्रीम लिखवाना शुरू कर दिया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस। चंद्रशेखर जी, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जैसे जैसे मैं उस कंस्ट्रक्ट को डीपर एंड डीपर किसी व्यक्ति के भीतर एम्बेड करता गया, इंस्टेंटली द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स बिकेम एक्टिव इन द अप्रोच। और जब मैंने लेफ्ट ब्रेन को करा, फिर राइट ब्रेन को करा, फिर मिड ब्रेन को करा, पता चला इस पूरे प्रोसेस में उस शरीर के भीतर की कुंडलिनी और जागृत हो गई। जब वो कुंडलिनी जागृत हुई तो और ज्यादा एनर्जी बढ़नी शुरू हो गई। तो पता चला जिसका कोई चीज काम नहीं करती थी, वो एनर्जी बॉडी स्ट्रांग होते होते वो मैनिफेस्टेशन की स्टेज को अटेन कर लिया। अब ये मैनिफेस्टेशन जो एस्पेक्ट था, इसको मैंने एड्रेस करा कि भाई मेरे को मैनिफेस्टेशन का कोई मेजरमेंट तो होगा। बोले हाँ। 3000 टाइम्स डेली 43 डेज, 1,25,000 यूनिट हो गई। 1,25,000 यूनिट को मैंने एक पुरस्चरण बोला। पुरस्चरण इज ए डोमेन ऑफ टाइम। तो मैंने दो चीजें एड्रेस करी। किस चीज को इन्वोक करना है, कितने टाइम तक इन्वोक करना है। तो 40 डेज का एक न्यूरॉन साइकिल होता है विच जनरेट्स द ह्यूमन बिहेवियर। तो जब मुझे वो वाला पार्ट समझ में आया तो मैंने उस सिचुएशन में जाकर उसको एक टाइमलाइन प्रोवाइड करा विच इज 43 डेज, 3,000 टाइम्स डेली, राइट लेफ्ट मिड ब्रेन ऑल थ्री गेटिंग एक्टिवेटेड। ऐसे करके मैं जिस जिस के फोटो के ऊपर वो चीज लिखता गया, वो इन्वोक होता चला गया। तो आप किसी भी चीज पे कोई बिहेवियर पैटर्न बना रहे हो, आपको 43 डेज की साइकिल के अंदर वो रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। कहीं पे ज्यादा टाइम लगेगा, कहीं पे कम टाइम लगेगा, बट चीजों को जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी के लिए उसको अपने आप को आपको 1 साल देना पड़ेगा। अब आप 3,000 बीज मंत्रों की एनर्जी को मेजर कर लीजिए थ्रू लेकर एंटीना, और फिर वही चीज 300 टाइम्स बढ़ा दीजिए या 360 टाइम्स बढ़ा दीजिए। तो कितनी एनर्जी आपको रोक रही है नेगेटिविटी के तौर पे, वो एनर्जी आप बिल्कुल तोड़ के चले जाएंगे। जैसे कोई सुपरमैन को या किसी क्या कहते हैं उसको, सांड को रस्सी से बांधता है, वो सब कुछ तोड़ ताड़ करके जो है वो आगे बढ़ जाता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो हम जो कर रहे हैं उसमें वास्तु, जो पुरुष जिसको हमने अपने वास्तु स्टडीज के तौर पर लेकर चले, उस वास्तु पुरुष को मैंने डिवाइन इंटरवेंशन से मैनिफेस्ट करना शुरू करा कि मेरे घर में कण कण में ईश्वर का व्याप्त हो। ईश्वर वहां बिना कहे भी व्याप्त है, बट जब मैंने उसको पुकार पुकार कर बोला तो वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत डिफरेंट हुआ। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? अब आते हैं, अगर सिर्फ हमारे ही करने से चीजें हो रही हैं तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो मैंने टेम्पल्स की स्टडी शुरू करी। आप साउथ का टेम्पल देखिए और नॉर्थ का टेम्पल देखिए, दोनों में क्या फर्क है? थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर का अंतर दिखता है। क्या? हमारे इधर के टेम्पल गोल गोल होते हैं, उधर के खड़े से होते हैं। ओके, ठीक है, बट It depends on the style of construction. The हम्म north, now in north they do the Nagara style. In south is the Dravida style. And in some places they mix both and do the Vesara style of
constructing a temple. और Poetry. साउथ में ज्यादातर ब्लैक स्टोन यूज करते हैं Yeah. विग्रह के लिए, आइडल्स। नॉर्थ में इट्स मोर फोकस्ड ऑन अ मार्बल। मोर फोकस्ड ऑन मार्बल। मार्बल, मार्बल। Marble and also red stone, red sandstone is used. या North. हम्म। I mean, most oldest temples will mostly have a black stone. तो दोनों जगह के टेम्पल्स में फर्क क्या है? I आर्किटेक्चर think इज वन डिफरेंट एक्टिविटी, कि दोनों का बनावट डिफरेंट है, बट नेट इम्पैक्ट क्या डिफरेंस है? सर, हाँ जी मैडम। साउथ का टेम्पल में वो पिरामिड स्टाइल का रहता है वो। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत कह रहे हो। साउथ के ऐसे टेम्पल्स जो है पिरामिड स्टाइल में नहीं है। वो क्या है वो मैं अभी बताऊंगा, डोंट वरी, कि उसके तौर पर जो है वो क्या कहानी है। उसके मंदिर का डोम वैसे ही रहता है ना सर, पूरा स्ट्रक्चर रहता है, वास्तु अनुसार पहली रहता है। पहली चीज तो ये है, हमारे यहाँ जो श्री यंत्र है ना, हाँ, यंत्र रहता है। श्री यंत्र जो है वो मेरु पृष्ठी जो है, हम्म, इट इज एग्जैक्टली लाइक पीनियल ग्लैंड। उसका अच्छा। जो शेप होता है वो पीनियल ग्लैंड के जैसा होता है। और ये पीनियल ग्लैंड और या फिर मेरु पृष्ठी श्री यंत्र जो है, ये दुनिया के सारे तमाम टॉप सिविलाइजेशंस में मौजूद है। आप मक्का मदीना में देखेंगे तो वहां पे कुछ चीजें हैं जो मेरु पृष्ठी श्री यंत्र के जैसी हैं। पोप की छड़ी में आप देखेंगे तो उसकी छड़ी के अंदर भी कुछ चीजें हैं। वही। वो लोग पिरामिड्स को भी उसी तरह से मानते हैं कि पिरामिड जो है वो हमारे मेरु पृष्ठी श्री यंत्र का एक अपभ्रंश टाइप है। बट जो सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस देखा नॉर्थ के टेम्पल्स के आर्किटेक्चर के रीजन से और साउथ के टेम्पल्स के आर्किटेक्चर के रीजन से, वो क्या था वो बताता हूं। नॉर्थ में जो मंदिर है उसमें हाई ऑन स्पिरिचुअलिटी है, लो ऑन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। क्या है? हाई ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड लो ऑन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। इसलिए आप नॉर्थ के मंदिरों में कभी भी जाते हैं, वहां आदमी 10 रुपए देता है तो वो दाएं बाएं देखता है। अगर बहुत सारे लोग उसकी तरफ देख रहे हैं तो वो 100 का नोट डाल देगा। अगर कोई भी नहीं देख रहा तो वो कोशिश करेगा कि वो 10 का भी ना डाले। ये हो गया मेरे नॉर्थ के मंदिरों की स्थिति। साउथ के मंदिर में क्या होता है? साउथ के मंदिर में हाई ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड हाई ऑन फाइनेंशियल एनर्जी। इसलिए जब कभी कोई साउथ के मंदिर में जाता है, फट से अपना गोल्ड सिल्वर कैश जो कुछ वो डाल सकता है वो डाल देता है वहां पर। क्यों? क्योंकि मंदिर की अपनी एनर्जी भक्तों की एनर्जी में से उनमें स्पिरिचुअलिटी इन्वोक करती है और उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को भी जो है ले लेती है। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस हो गया। फिर साउथ की आप टेम्पल्स की स्टोरी देखेंगे तो वहां पे तिरुपति जी करके एक टेम्पल है। वो टेम्पल में भगवान कृष्ण ने खुद ही जो है कर्जा लिया था, तो जो कोई भी उसका कर्जा उतारेगा तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहां पे कर्जा उतारने की स्टोरी नहीं थी, वहां पे आर्किटेक्चर था। किसी ने तिरुपति का आर्किटेक्चर स्टडी करके साईं बाबा का जो टेम्पल था शिरडी में, उसके आर्किटेक्चर में चेंज करा एंड सडनली उस जगह जहां पर खाने पीने का कुछ नहीं था, वहां तुरंत फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बढ़ना शुरू हो गया। तो मेरे गुरुजी तो हर जगह का आर्किटेक्चर ही स्टडी करते थे। वो मुझे जब ले गए बहुत सारे मंदिर देख, यहाँ पर ऐसे है यहाँ पर ऐसे है, तो मैंने कहा जी फर्क क्या है? बोले नॉर्थ के जितने भी मंदिर हैं उनका जो बनावट का जो स्ट्रक्चर है वो पुरुष के जैसा है। साउथ के जो टेम्पल हैं वहां पर जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर जो है वो स्त्री के जैसा है। इसलिए वहां की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ डिफरेंट है। और यहाँ के और जहां जहां, अब जैसे ये तिरुपति तिरुपति कह रहा हूँ, श्रीशैलम वाला टेम्पल है, वहां शिव और शक्ति दोनों विराजमान है, दोनों के सेपरेट टेम्पल्स हैं। दोनों के आर्किटेक्चर को कंबाइंड करा गया कि मेस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज को जोड़ के उसको बनाया गया। तो एज अ रिजल्ट एक जगह फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी नहीं है, दूसरी जगह फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी टेम्पल की मौजूद है, स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट है। मैं फर्क समझा पाया? हाँ सर। अब क्वेश्चन करो कोई ऐसा जिससे मुझे लगे कि मैं समझा पाया मेरी बात।
नहीं। अ, मंदिर के स्ट्रक्चर से अगर हम फाइनेंशियल कंडीशन सही कर सकते हैं, तो क्या हम हिंदुओं में वीर भाव भी उत्पन्न कर सकते हैं क्या मंदिर के स्ट्रक्चर से? हाँ हाँ, आराम से। वीर भाव तो कुछ भी नहीं होता यार, सिंपल साउथ ईस्ट डायरेक्शन को एनर्जाइज करते चले जाओ, अपने आप वीर भाव जाग जाएगा। आग से थोड़ी कोई वो करता है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, जीवित ब्राह्मण, जीवित ब्राह्मण, लकड़ी और अग्नि, इनको कभी लांघा नहीं जाता है। मतलब क्या हुआ, लकड़ी को इसलिए नहीं लांघते, हमारे क्या कहते हैं, जो बड़ा या रिस्पेक्टेबल होता है उसको लांघा नहीं जाता, उसको क्रॉस करके नहीं जाते। तो लकड़ी को इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें छिपी हुई अग्नि है। ब्राह्मण जो है उसको इसलिए नहीं लांघते क्योंकि वो चलती फिरती अग्नि है, कब किसको शाप दे दे कुछ कर दे, वो उसके तौर पर हो गया। और अग्नि तो अग्नि है ही, आप अग्नि लांघोगे तो वो नीचे से ही आग ऊपर को जाएगी ना। तो स्थिति किसी की भी क्या, तो इसलिए बोला कि लकड़ी, अग्नि और ब्राह्मण, तीनों को लांघा नहीं जाता। इससे बड़ा वीर भाव क्या होगा। हम सबकी स्थिति हनुमान जी टाइप की है कि हमें हमारी पावर्स कोई बता नहीं रहा। द मोमेंट विल नो दैट पावर, उसके बाद इमिडिएटली ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इट इज जस्ट दैट कि मेरे को 100 रुपए में शायद एक पैसा किसी चीज का कुछ पता चल पाया, तो मैं जितना टाइम लगाया रिसर्च और उसमें, तो मैं वो एक पैसा ही लोगों से कनेक्ट कर रहा हूं, बट उसमें इमेंस पोटेंशियल है। काम होगा कब, जब मेरे जैसे बहुत सारे इकट्ठे होंगे और सब जने मिलकर इस बात के ऊपर सोचना शुरू करेंगे, चलो आओ बैठते हैं, इस देश की किस्मत बदलते हैं। तो जब हम इस प्रकार से करना शुरू करेंगे तो हमारा पूरा एक आर्किटेक्चर का छोटा सा पार्ट अगर पकड़ के आपने अपने घरों में लगा दिया और आपके घर में पैसे आने शुरू हो गए, तो क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हो। पूरी दुनिया का पैसा खिंच के हमारे देश में आ जाएगा। और वो आ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ उस पॉइंट से कनेक्ट होने भर की देर है। तो अभी जैसे हमें जिस तरह से ये प्लवमान जी कल पता चले, तो एक एस्पेक्ट पता चल गया कि अपॉर्चुनिटी कैसे खींची जाती है। तो अगर मैं अपने घर, अपने देश के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर वो प्लवमान को जागृत करना शुरू करूं, तो उसका फर्क आएगा। ऐसे ही मैं ये 9 डायरेक्शंस को जितना अच्छी तरह से समझता जाऊंगा, उसके बीज मंत्र, उसकी प्रक्रिया को जितना डीपर एंड डीपर डालता जाऊंगा, उतना वो चीज इफेक्टिव होगी। कल हमने एक दिन एक बार एक्सरसाइज करी, बट नॉर्थ वेस्ट का इफेक्ट तो सभी को पता चला ना। उन्होंने, पूनम जी ने बोला कि ये जरा वज्रंग बाण बता दो, मेरे को जितना समझ में आया मैंने उसके तौर पे फटाफट बैठ गए, क्योंकि हिंदी की टाइप करने में भी बड़ी सरदर्दी होती है ना। एक एक मात्रा को देखते जाओ, छोटे छोटा बड़ा काम होता है। तो वो हर जगह उस चीज को देख समझ करके जैसी डाला, उसकी एनर्जी भी चेंज हो गई। क्यों प्रीति मैडम, हो गई थी? तो इससे है। बहुत जबरदस्त हुई सर, बहुत बहुत आज तो बिल्कुल उसको फील करके तो बहुत ही मजा आ गया सर, काफी देर फील हुई वो तो। तो अब सोचिए कि सारे 36 के 36 पुराणों में कितनी मीनिंगफुल चीजें दे रखी है। चीजों को देखना, समझना और उसको फटाफट इंप्लीमेंट करते जाना, दैट इज द आइडिया ऑफ लेवल 4। कि हम सब थोड़ा थोड़ा काम करें, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को डिफाइन करें, उसको कंप्लीट करें, और जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वो सबके लिए एक रामबाण होगा। मैंने मेरा घर सिक्योर कर लिया, पड़ोसी का घर छोड़ दिया, पता चला पड़ोसी के घर चोर आए, बोले देख इसके यहाँ तो इतने सारे नोट थे, ये बराबर वाले के और होंगे, इसको भी टटोलते चलते हैं। तो मैं किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकता, मुझे पूरे शहर को ही उसमें डालना पड़ेगा। क्योंकि आज तो ऊपर से ड्रोन से भी आदमी कुछ भी सामान डाल रहा है, जो निमट रहा है उसकी लिमिट ही नहीं है। तो ये टाइम है जब डिस्ट्रक्शन मास में चल रहा है। आप अगर इस पूरे टाइम फ्रेम में 2030 तक, टिपिकली 2031 तक,
अगर आपने अपने देश का डिस्ट्रक्शन रोक लिया तो आप सोच लीजिए कि पूरा दुनिया ही खत्म हो चुकी होगी उस टाइम पर। आपके देश में डिस्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए, वॉर या कोई भी चीज जो है वो हिंदुओं के, जबकि हर मेजर एस्ट्रोलॉजर ने 2031 तक यही बोल रखा है कि जैसे ये शनि नीच का आएगा, आप देखिएगा वर्ल्ड वॉर 3 जिसको कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगी। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, मेजर डिस्ट्रक्शन होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब तक की वॉर होगी। ये खास तौर पे मक्का मदीना के लिए बोला है कि इसराइल जो है वो न्यूक से वो करेगा अटैक इसके तौर पे। तो जब इस लेवल पे कोई डिस्ट्रक्शन प्लान कर रहा हो कि मैं इसके धर्म स्थानों को तोड़ूंगा, इसको ऐसे मारूंगा, उसको वैसे मारूंगा, ऐसे टाइम पे अगर आपने किसी भी तरह से अपने आप को बचा लिया तो दैट इज द बिगेस्ट पावर। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया कि भाई ये चीज पे हम जब अगले 1 साल 2 साल 3 साल, 3 ही साल की टोटल बात रह गई ना, 27 28 29, तो अगर ये हमने 2.5 साल जो शनि का चलेगा, जो मेष राशि में चलेगा, उस टाइम पर अगर हमने डिस्ट्रक्शन बचाया तो ये फिनोमिनल पावर्स होंगी। सो दैट्स हाउ इट इज कि ये मॉडल के तौर पे जो हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि ये जो वास्तु वाला एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के लिए हमारे को खास तौर पे इन सारे पार्ट्स को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं। ये वास्तु का एक स्टैंडर्ड तरीका जिसमें कि आपको एब्सोल्यूट 0 डिग्री नॉर्थ को ढूंढना होता है, तो वो नॉर्थ से बाकी सारी डायरेक्शन को हम मैपिंग करते हैं। अब ये जो है ये जन्म पत्री के 12 खाने हैं। ये हमारे जन्म पत्री के हिसाब से 12 हाउसेज है। तन, धन, सुहृद। सुहृद मतलब करेज एंड सिबलिंग्स, मतलब ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए आता है ओरिजिनल्स में। इंग्लिश वाले सिस्टम में इसको सिबलिंग्स बोल देते हैं। 4th हाउस इज मदर, माँ। 10th हाउस इज पिता। बाकी ये प्रोफेशन रेपुटेशन है, ये होम और मदर है इसके तौर पे। छाया इज चिल्ड्रन एंड एजुकेशन। एनिमीज और रोग। 7th इज स्पाउस एंड पार्टनरशिप्स। तो जब मैंने इस वाले पार्ट को स्टडी करा तो मुझे क्या मिला कि यहां पर ह्रीम लिखा हुआ है। ह्रीम का मतलब क्या है? स्पर्म एंड फिजिकल बॉडी, इसका कोरिलेशन था यहां पर, और उसको ह्रीम बीज से जो है वो टारगेट करा था। यहां पर श्रीम था, प्लस इसको स्पीच से कनेक्ट करा था, वाणी से। तो जब मैंने दुर्गा सप्तशती को देखा तो दुर्गा सप्तशती के 13 चैप्टर्स इसी तरह से थे। 1 2 3 4, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और जो 13 चैप्टर था दुर्गा सप्तशती का वो थी कांति। कांति मतलब ऑरा। तो व्हाट आई रियलाइज कि ऑरा क्या होती है? ऑरा होती है सरप्लस एनर्जी विच इज एक्यूमुलेटेड व्हेन एनर्जाइजिंग एवरीथिंग इन द 12 डायमेंशंस। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जब आपके तन, धन, सूरत ऐसे करके ये 12 के 12 स्थान जो है, ये 12 स्थान, ये 12 राशि, 12 राशि जो है, ये 12 राशि हमारे बॉडी के 12 पार्ट्स है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन बॉडी का एक 13th पार्ट है। उस 13th पार्ट को कहते हैं बॉडी की ऑरा। ऑरा कब जनरेट होती है? जब मैं 12 के 12 हाउसेज में एनर्जी सरप्लस जनरेट करता हूं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया?
तो ये एनर्जी सरप्लस जो था, जब इसको देखा गया तो ये पता चला कि ये जो 12 राशि थी इसका डिस्क्रिप्शन 13 निकला दुर्गा सप्तशती के, पहला पार्ट। फिर उसके बाद इसी चीज को इसके जब बीज मंत्रों से कनेक्ट करा गया तो इसके बीज मंत्रों में हमें एक पार्ट मिला। ये रहा। तो जब मैं दुर्गा सप्तशती के 12 राशियों के कोरिलेशन को समझ रहा था तो मुझे पता चला कि जो साउथ इंडियन स्टाइल था उसमें जब मैंने ये हॉरोस्कोप का तरीका देखा, उसमें क्या होता है, उसमें लगन का मूवमेंट होता है। और जो 1 to 12 है वो डिफाइंड है, ये 1 है और ये 12 है। ये साउथ इंडियन हॉरोस्कोप स्टाइल में डिफाइंड है। तो जब मैंने, और दुर्गा सप्तशती के जब मैंने उसमें बीज मंत्र डालने शुरू करे तो चैप्टर 1 में एक बीज मंत्र, चैप्टर 2 में एक बीज मंत्र, चैप्टर 3 में एक बीज मंत्र। जब उसके डिटेल्ड वर्जन को मैंने देखा तो उसके चैप्टर 4 में 3 बीज मंत्र थे, 5 में 3 बीज मंत्र थे, 6 में 3 बीज मंत्र थे, 7 में एक बीज मंत्र था, 8 में 3 बीज मंत्र थे, 9 में 3 थे, 10th में 3 थे, 11th में 3 थे, 12th में 3 थे। ये टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ये टोटल हुआ 28। जब मैं ये देख रहा था तब मुझे पता चला कि ये श्रु जो है ये यहाँ पे 2 बार आया है। दैट बिकेम 27, विच मीन्स 12 राशि, 27 नक्षत्र is what was the basis used in the बीज मंत्र दुर्गा सप्तशती अप्रोच। और ये सबके अलग अलग मीनिंग थे और इनके अप्रोच थी, ऐसे करके ये 108 में भी कन्वर्ट हुए। तो जब मैंने बीज मंत्र के अप्रोच को देखा तो मुझे पता चला कि मेरे यहाँ ट्रेडिशनल विजडम प्रैक्टिसेस में इतनी सारी चीजें थी जो हमारे को कभी बताई नहीं गई उस तरह से। तो जब मैं उन 27 बीज मंत्रों को, 12 राशियों को, 108 नक्षत्र चरण को जैसे जैसे इन्वोक करता जाता हूं अपने भीतर, वहां पर फिनोमिनल पावर्स इस बॉडी के अंदर जागृत होती है। तो मैंने कहा इतने सारी चीजें करने की जरूरत ही क्या है, मैं क्यों ना श्रीम को ही बेस बनाऊं और उसी को डालता चला जाऊं। ऐसे करके मैंने हर जगह वो रेमेडियल एक्शन को डिफाइन करा। बट वो हमारे टेक्स्ट में लिखा हुआ था, ऐसा नहीं था कि टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ था। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हमारे यहाँ क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा थी और कभी चेला बढ़िया नहीं मिला, कभी गुरु बढ़िया नहीं हुआ, ऐसे करके कुछ ना कुछ मिसमैच चलता रहा। और गुरुजी ने कहा जब तक लायक चेला नहीं आएगा तब तक ये डिवाइन नॉलेज मैं किसी को नहीं दूंगा। फाइनली पता चला एक दिन गुरुजी के जाने का टाइम आ गया। अब वो क्या करें, अब गुरुजी भूत बन गए, फिर वो चेले को बता रहे, ले सुन, मैं विक्रम, ये मैं वेताल बन गया हूं, अब मैं तुझे सुना रहा हूं कहानी, से सुन और अपना रास्ता आगे का बना। ऐसे कर करके हमारे देश में हर चीज मीनिंगफुली काम कर रही थी। तो जब मैंने ये तंत्राज तंत्र पढ़ा, उसमें वेताल, भूत, प्रेत, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस सबके सैल्वेशन का मार्ग था। और मार्ग क्या था? सिर्फ एक ललिता त्रिपुर बाला सुंदरी का जागरण। अब ललिता त्रिपुर सुंदरी बोलिए, महालक्ष्मी बोलिए, कुछ भी बोलिए, दैट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज डिवाइन इन्वोकेशन टू द लास्ट माइल। जैसे ही आप उस प्रोसेस को करेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे यू विल फाइंड फिनोमिनल सक्सेस। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? ऐसे करके ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है।
ठीक है जी। तो कल जो है हम एक एक्स्ट्रा क्लास कर लें, अगर किसी को दिक्कत नहीं हो, कल संडे है, तो 12 बजे जी कल। जी। ठीक है, तो कल हम 2 क्लासेस कर लेंगे, सो दैट कि हमारा जो है जितना पार्ट कवर हो सकता है, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि 7th इवनिंग से पहले हमारा जो है ये लेवल 3 कंप्लीट हो जाए। फिर 2-4 दिन आपको ब्रेक दे दूंगा, फिर मैं तब तक आई बी, वैसे तो मैं वहां से भी क्लास कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ एक दिन एब्सेंट रहूंगा, जिस दिन मेरे को वहां जाना है, वैष्णो देवी दर्शन करने। ठीक है जी। तो चलिए मैं डॉक्टर आरती को हैंड ओवर करता हूँ। कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना किसी का? सर राइट मैडम। जी, सर बताइए सर मैडम। कल तो मैं 12 बजे का क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगी, घर पर फंक्शन है, मैं हैदराबाद आई हूँ मायके। ओके, वेरी गुड। तो फिर आप क्या करिएगा, आप रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा। वो आपको बता रहा हूँ सर से। हाँ हाँ, मतलब मैं, मेरा मतलब ये है कि अगर सभी मना कर देंगे तो बात अलग है कि हम क्लास नहीं करेंगे। तो मतलब एक, मैं बीच में नहीं चीजों को छोड़ना चाहता, थोड़ा सा ही पार्ट बचा है, तो हम उसको जितना पॉसिबली कवर अप कर ले। और कोई बात पड़ेगी तो वो तो हम सब जने साथ के साथ ही हैं, तो हम बीच में भी कर सकते हैं, कोई ऐसा उसका दिक्कत नहीं है। सर और एक रिक्वेस्ट है सर, जी आपने महालक्ष्मी का बीज मंत्र नहीं दिया, अभी मैं हैदराबाद में हूँ तो कुछ हो पाए तो लेके जाऊंगी पुणे। मैडम, ऐसे क्यों कह रहे हो आप कि मैंने महालक्ष्मी का मंत्र नहीं दिया? महालक्ष्मी का बीज मंत्र मैंने बोला था, लक्ष्मी। नहीं नहीं, वो 1000 100 बीज सहस्त्र, मंत्र का। कौन सा? सहस्त्र 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 हाँ, नाम। तो सहस्त्र सहस्त्रनाम तो मैंने शेयर करा था ना, नहीं सर। जो मैंने उसमें जो मेडिटेशन के टाइम पे बता रहा था वो मैंने शेयर नहीं करा। नहीं नहीं सर। अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, डोंट वरी। वो तो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, वो तो मेरा काम है। वो तो बना बनाया थैंक एक्सेल फाइल है पूरा का पूरा, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो थैंक यू मैंने सर। अभी नवरात्रि मेडिटेशन में कराया था उसी की तो बात कर रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, जो एक वो हजार 1000 बीज मंत्र है महालक्ष्मी का, आप एक शील्ड पे बनाया है। हाँ हाँ हाँ, वो मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ, नेक्स्ट 2 to 3 सर वो मिनट। शेयर किया तो था, है सर वो। मुझे भी ऐसा नहीं लगता नहीं है, बट वो कोई बात नहीं, वो अगर मिस हो नहीं, गया होगा तो वीडियो वो हो है, जाएगा। वीडियो है, मगर ऐसा शेयर किया नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है मैडम, अभी देखिए आप, मैं आपको 2 मिनट में वो भेजता हूँ। सर वैसे तो महालक्ष्मी का मंत्र जो है वो तो लक्ष्मण सवेरी है, जो अभी जो आपने चेंज कर दिया तो लक्ष्मी री से, राइट। तो वो लक्ष्मण सवेरी महालक्ष्मी मना, ऐसे होगा। जी, मैं भी आपको वो एक्सेल शीट ही शेयर कर देता हूँ ना, एक सेकेंड। सर संडे की क्लास थोड़ी 1 या 1:30 कर सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि फिर लाइक आई वेक अप अराउंड 3-3:30, आई कैन ऑल्सो ज्वाइन। बारह परफेक्ट। बजे 12 बजे मतलब 2:30 होता है, आई नीड टू स्लीप सम। नो नो, थैंक एब्सोल्युटली नो इश्यूज, वी विल थैंक यू, डू थैंक दैट। यू वेरी मच। 1 o'clock, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 1 o'clock करेंगे तो आई विल बी अप। थैंक यू सर। जी मैम, एक सेकंड पहले मैं भेज दूं, वरना आप वहाँ हैदराबाद में, हैदराबाद में तो तौरे त्रिक के महालक्ष्मी श्री शैलम में विराजमान है, विराजमान। तो इसलिए वहां भी। यहाँ पर अष्टलक्ष्मी मंदिर भी है सर। हैदराबाद तो बहुत जबरदस्त जगह है वो तो। विजयवाड़ा में बहुत अच्छा है वो देवी का मंदिर। वो देवी है, वो सती है। या आई नेवर बीन टू हैदराबाद इन द लाइक ओनली एक बार एयरपोर्ट। आइए, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। अरे मेरे बहुत बच्चे हैं उधर, सब बुलाते हैं। मैं अभी भेजता हूँ मैडम ये ना आपको, अनदर 5-10 मिनट, जब तक आरती क्लास कर लेगी तो शील डू दी हीलिंग फर्स्ट, गिव मी अ मिनट। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्या कह रहे हैं सर? सर ये जो 108 जो सर आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, आपकी आवाज कट रही है।
जी। सर ये जो 108 जप माला जो होता है उसमें हम्म। 27 नक्षत्र और उसके 4 चरण, इसका जी। कोरिलेशन होता है क्या? इसके लिए हाँ, इट यही। इज 108। ये तभी तो ये 108 होता है। ओके, सो ट्वेंटी 12 सेवन इंटू राशि, फोर 27 नक्षत्र, 4 चरण, 108। 4 चरण, तो इसका हमारे यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ 108 जो है, 108 करण भी होता है, 108 नक्षत्र चरण भी होता है। ऐसे मल्टीपल फॉर्म्स हैं जो इस तरह से काम करते हैं। गया। थैंक यू सर। जी। सभी को नमस्कार। नमस्ते मैम। कैसे हैं सब लोग? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं मैम? बहुत बढ़िया। गुड। सभी से रिक्वेस्ट है अपने अपने वीडियोस ऑन करें। जी, स्टार्ट करें। जी, हीलिंग रिक्वेस्ट।
जी डन। पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी थी, बहुत ज्यादा सेंसेशन थी और लंबिका चक्र पे थी बहुत ज्यादा। थैंक यू। थैंक यू, एब्जॉर्ब करें। थैंक यू। विद्या चक्र पे और अनाहत चक्र पे काफी अच्छा सेंसेशन था, और राइट आंख मेरी बहुत फड़क रही है कल से, तो इट्स अ गुड साइन आई नो, बट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और काफी काम एंड रिलैक्स हूँ मैं। गुड, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, एब्जॉर्ब करें। थैंक यू। जी रजनी मैम। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत बढ़िया है आज। बहुत बढ़िया, एब्जॉर्ब करें। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी लक्ष्मी मैम। पूरे बॉडी में वाइब्रेशन थे और बैक ऑफ द हेड यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहे। एब्जॉर्ब करें। थैंक यू, नमस्कार। जी Ma'am, I had very good sensations in my lumbigagra, my left hand and left leg, and overall very energetic. एब्जॉर्ब करें। थैंक यू। जी सुनील सर। मेरे हाथों में अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सर, एब्जॉर्ब करें। जी राजश्री मैम। या मैम बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू। आज राजश्री मैम ने बहुत संक्षिप्त वो बताया कि बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और इनको हेलो मैम, हाँ जी स्पीकर ऑन नहीं कर पा रही थी, वो मेरी कोई बहन बात आई है ना, उनको कोई बात बोला था। हाँ ठीक है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये मणिपुर, अनाहत, और मुझे थर्ड आई पे भी लगा, और मुझे सहस्त्रार और सहस्त्रार बन पे भी लगा सेंसेशन। और मेरे जो जॉइंट्स है ना हाथों के और स्पाइन में, दोनों शोल्डर पे, आर्म्स में, सब जगह पे लगा एनर्जी। थँक यू मॅम. एक मिनिट मम्मी को पूछती हूँ. काय तुला हाँ पाय भरा है माझा तुला काय जाणवलं जाणवलं. घुटनों में? वो बोलती है कि थोड़ा सेंसेशन हो गया बस, और अभी पहले से काफी पैर अच्छा है। थैंक यू थैंक यू, एब्जॉर्ब करें। मैम। मैं ना आपको 2 मिनट बाद कॉल करती हूँ, थोड़ा एक कॉल अर्जेंट है, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। ओके। जी मनीष सर। अच्छा लगता है, हैप्पीनेस लग रहा है सर के ऊपर। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आइस रखा हो, वो ठंडक यहाँ तक हार्ट तक आ रही है। और बॉडी काफी, जो सुबह हल्का हल्का लगा था ना कि हवा में बैठा होगा मैं, ऐसा लग रहा है। थैंक यू मैम। बढ़िया, एब्जॉर्ब करें सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जी प्रिंसी मैम। मैम अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, एब्जॉर्ब करें। थैंक यू। जी प्रीति मैम। मैम बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे नींद आ रही थी, अब मैं फुली एनर्जेटिक हूँ। गुड गुड गुड, एब्जॉर्ब करें। थैंक यू। जी थैंक यू मैम, थैंक चंद्रशेखर यू सो सर, मच। नमस्कार। जी सर, नमस्कार। चंद्रशेखर सर, नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। हाँ जी सर, क्या अनुभूति रही आपकी? बहुत हल्का फील रहा यहाँ. लॉट ऑफ अनबर्डनिंग हैपेंड बैक ऑफ माय हेड, ओवर माय शोल्डर्स, and my waist is more was tight. It has become kind of loose. I'm feeling very comfortable. Feeling Good. some gas coming out and feeling better now. Good, good, good. Absorb. Thank you, sir. Thank you. Thank you. सभी का हो गया फीडबैक सेशन? थैंक यू सो वेरी मच।